सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब वेलकम बैक। नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सुबह से ही बोल न्यूज़ पर मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहा है। 5 बजे वोटिंग का सिलसिला तो रुक गया था, उसके बाद नताइज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ नताइज ऐसे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है, तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि तकरीबन 18 से 19 या गालिबन 20 तक जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर लेगी और उसकी एक लॉजिक ये सामने आ रही है क्योंकि इस्लामाबाद यानी मरकज़ में उनकी हुकूमत है। तो आज़ाद कश्मीर की तारीख तो यही कहती है कि जो मरकज़ में हुकूमत बनाता है वही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाता है। नज़रियात अपनी जगह पर, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होगी, अगर आज नून लीग की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो शायद इस वक्त तज्ज़ियाकार की राय मुख्तलिफ होती। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि चलें लेट सपोज अगर मान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तों के मामले में सबसे आगे होगी तो सेकंड नंबर पर कौन होगा? मेरे मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर लगारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब, नंबर 2 कौन हो सकता है? पीपल्स पार्टी, नून लीग? देखिए, नंबर 2 तो बड़ा क्लियर है, वो PMLN ही होगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी नंबर 2 नहीं है। जैसे लगारी साहब कह रहे थे पहले कि शायद 5 से भी कम सीटें हों पीपल्स पार्टी की, वैसे 6 से 7 सीटें भी कहा जा रहा था। नून लीग की कोई 8 के करीब सीट्स होंगी। PTI जो है वो 20, 21, 19 के लगभग सीट्स होंगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उनकी 3 सीटें हो सकती हैं। तो नंबर 2 तो PMLN, इसमें कोई डाउट नहीं है। नज़ीर साहब, PMLN 2 नंबर पर सही है? आप समझ रहे हैं सही है ये या इत्तेफाक नहीं करेंगे? नहीं, अमीर बात से मैं कहाँ इख्तलाफ कर सकता हूँ लेकिन बहरहाल इसमें लेट्स सी कि क्या होता है कि दूसरे नंबर पर कौन का, चूँकि ये असर पड़ा है कि जिस तरह से कैंपेन चलाई वो बहुत ज़ोरदार थी, लेकिन वर्कर्स तकसीम जिस तरह से रहे हैं PML के, हम तो ये नहीं मानते थे कि कोई शीन और कोई मीम और कोई इस तरह से ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तो ज़्यादा खुलकर चीज़ें सामने आई हैं। पहले इलेक्शन में चलो हम समझते थे कि जेल में हैं तो वो क्या करें, अकेली इनके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन का बोझ आन पड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो सब लीडरशिप मौजूद थी, वो अकेली घूम रही थी। पार्टी की जो पूरी लीडरशिप थी वो उनके साथ नहीं थी, उनके साथ तो अपने वो लोग थे जो उनके करीबी लोग हैं, वो उनके साथ चल रहे थे और उनकी जो टीम थी यानी वो परवेज़ रशीद साहब तो उनके साथ थे और लेकिन पार्टी की लीडरशिप में से कोई उनके साथ नहीं था, तो इसके असरात पड़ सकते हैं। मैं इस बात में अब नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि जी पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें लेगी या PMLN लेगी, लेकिन अगर 2 नंबर पर आनी है कोई पार्टी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर होती तो मैं उसको ज़्यादा पसंद करता। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये अपोजिशन की पार्टियाँ हार ही जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये उनकी अज़ाइम थे, जिस तरह से उन्होंने रेफरेंडम कराने की बात की, 2 रेफरेंडम, एक भी नहीं करेंगे, 2 कराएंगे रेफरेंडम जी, 2 रेफरेंडम कराने की बात की, जिस तरह के उनके अज़ाइम हैं। मैं इस पर पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 50 साल के बाद हमें एक और सदमे के से 2-4 ना होना पड़ जाए। 50 साल पहले सकूत ढाका हुआ है। नहीं सर, अल्लाह ना करे कभी। और नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस दिन ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ कि जब इस तरह का कोई हादसा हो, लेकिन ये जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने बात को पेश किया है, जिस अंदाज में पेश किया है, वो तो बहुत ही ख़तरनाक था कि जनाब हम रेफरेंडम कराएंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं, फिर दोबारा रेफरेंडम होगा कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या अलग हो जाना चाहते हैं। ये बात आप पर मुनहसर ही नहीं थी। ये बात तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन का मसला है, सिक्योरिटी काउंसिल का मसला है, जनरल असम्बली का मसला है, उन्होंने तय करना है। आप अपनी तरफ से तो कोई बात कर ही नहीं सकते, ना इंडिया कर सकता है, ना आप कर सकते हैं, ना मोदी कर सकते हैं, ना इमरान खान कर सकते हैं, इन्हें तो नहीं करनी चाहिए थी। इस बात के बाद कि अगर मुझे नहीं मालूम है, मैं कोई बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अगर मगर चूँकि चुनाचे यानी कि इस तरह की मैं बात को बिल्कुल वाज़े तौर पर नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इस पर एक पेज पर हैं, कोई एक तरह की बात हो रही है, क्या इस तरह का कोई हल निकाला जा रहा है, तो पाकिस्तान के लोग इस सदमे के लिए तैयार नहीं होंगे कि आपको ये इजाज़त दें
कि आप कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला दोनों तरफ के कश्मीरी अवाम करेंगे। आप उसमें फ़ैसला करने का, वो जो लोग अपनी लाशें पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन कर रहे हैं, जो नारे लगाते रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और जो कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उनके रेफरेंडम के बात किए बगैर हम कैसे रेफरेंडम के प्रोसेस में जाएंगे? पहले उनके बारे में फैसला होगा कि उनको रेफरेंडम में वोट डालने का हक दिया जाए, और इसका निगरानी ना मोदी कर सकेंगे ना इमरान खान कर सकेंगे। इसकी निगरानी तो ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा को करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने पर इस पर इंतजाम करने पड़ेंगे, ताकि ये जो हमारे मुल्कों के अंदर वोट चोरी और मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग का जो सिलसिला चलता है वो उस रेफरेंडम में ना हो। दुनिया के लिए भी काबिल कबूल हो, हमारे लिए भी काबिल कबूल हो, और असल फरीक कश्मीरियों के लिए भी काबिल कबूल हो। नज़ीर साहब, हो सकता है कि शायद ये जो बयान है वो आलमी मीडिया की तवज्जो मजबूर कराने के लिए, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उसमें तो मैं, आप और अमीर साहब सब एक ही पेज पर होंगे कि वहाँ पर इंतहाई कोई बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पर रोड पर चलना मुहाल है, जिंदा रहना मुहाल है, हर चीज़ मुहाल हो गई है। उन्होंने अपनी तारीख, पाकिस्तान बल्कि मैं ये कहूँगा पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा लॉकडाउन किसी ने नहीं देखा होगा जो मकबूजा कश्मीर के लोगों ने देखा। तो शायद ये एक बात हो, उनको शर्मिंदा करने की बात हो कि भाई हम तो यहाँ पर कराने को तैयार हैं, आप करा सकते हैं, इतनी जुर्रत है या नहीं? इसका जवाब फिर मैं जाऊँगा अमीर साहब की तरफ। नज़ीर भाई। नहीं, अमीर अब्बास साहब से कह रहे हैं, पहले आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जुबान फिसल गई है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा बाकायमी होश हवास कहा, बहुत सोच समझ कर किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने शायद इंगेज किया हो किसी को भी, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसको ख़तरनाक कहता हूँ। मैं बिला खौफो ख़तर ये बात कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ शदीद तरीन, इंडिया से भी ज़्यादा नाइंसाफ़ियों को आइसोलेट करके हम अपने इन जो कश्मीर है, मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक, और जो खड़िया शरीफ से लेकर वादी केल और वादी गुरेज तक, तत्ता पानी तक, ये इलाका और हमारा जो सीज़ फायर लाइन है, इस तक के इलाके में आपने अगर रेफरेंडम कराना है तो नो, ऐसी कोई सूरत हाल जो है हमें कबूल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनका रेफरेंडम कौन करेगा? कौन मोदी को राज़ी करेगा कि तुम अपना रेफरेंडम? और 370 को रिवोक नहीं कर रहा है, उसने बराह रास्त मरकज़ के कंट्रोल में ले लिया है। उसने वहाँ सूबे की हैसियत भी ख़त्म कर दी है। वो पहले एक स्टेट, सोवरेन स्टेट थी, उसकी वो हैसियत भी ख़त्म कर रही है। तो उसके बाद तो आपको तो ये अपनी तरफ से पेशकश नहीं करनी चाहिए थी किसी भी सूरत में। अगर ये आप सुबह बनाने की तरफ जा रहे हैं तो उससे बड़ा खतरनाक। फैसल जावेद साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, सेनेटर साहब हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, मुतमईन है आज जो लोगों का रुझान था, समझ रहे हैं आप कि कितनी सीटें निकाल लेंगे आज? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, कश्मीर की आवाम को पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने इस पूरे इंतखाबात के अमल में हिस्सा लिया और जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रही पोलिंग स्टेशंस पर आज सारा दिन। तो खुशाइन बात है कि इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की। और उससे पहले हमने देखा कि उन्होंने कैंपेन के अंदर भी कश्मीर की आवाम ने भरपूर शिरकत की थी। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो वहाँ पे जलसे हुए थे, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े वहाँ पे प्रोग्राम्स हुए थे। पूरी मुहिम से लेकर आज पोलिंग डे पे एक अच्छी तर्जुमानी रही कश्मीर की जो गयूर अवाम है, बाशऊर भी अवाम है। क्योंकि कुछ जलसों में हमने देखा कि बड़ी बातें वो समझ रहे थे और कनेक्ट कर रहे थे, तो जो पॉलिटिकल सेंस है वो काफी ज्यादा है। और ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ जो है अब जो है उसको भरपूर हमायत हासिल है कश्मीर के अंदर। और आज इंतखाबात के जो नताइज अब तक जो आए हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में PTI को वाज़ेह अक्सर आएगी और वो गवर्नमेंट बनाने के इंशाल्लाह करीब। क्या कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं इस वक्त? कितनी सीटों की कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप? देखिए, नंबर गेम में नहीं जाना चाहिए। हम इतनी ज्यादा सीटें ले लेंगे कि हम आराम से हुकूमत वहाँ बना देंगे। बाकी नंबर बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और जितने आ रहे हैं तमाम तरफ ही तहरीक इंसाफ ही जीतती दिखाई दे रही है। जो कंप्लीट रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक वहाँ पर 100% जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इसमें थोड़ा किरदार ज़ाहिर है, तो तमाम वोट आप सब जानते हैं
आप पॉलिटिकल चीज़ों को काफ़ी अरसे से फॉलो करते आए और देखते भी आए हैं, मुख्तलिफ रिजल्ट्स को भी, और किस तरह से एक माहौल बनता है, एक हवा चलती है। तो यहाँ पे जो वोट पड़ा है वो कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ा, यहाँ पर वोट जो पड़ा है इमरान खान को पड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि 25 जुलाई 2018 को इमरान खान के नजरिए को वोट पड़ा था, लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखे थे। इसी तरह आजाद कश्मीर में भी कैंडिडेट को नहीं बल्कि इमरान खान के नजरिए को वोट पड़ा। तो ये जीत कश्मीर की आवाम की जीत होगी, ये जीत इंसाफ तरीके इंसाफ की जीत होगी और ये इमरान खान के नजरिए की एक जीत होगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि PMLN ने अपनी जितनी भी कैंपेन की है, कहीं पे भी उन्होंने भारत के को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जो मजालिम भारत कश्मीर में कर रहा है उस हवाले से कुछ जिक्र नहीं। लोगों ने खासा इस चीज का बुरा भी मनाया और आज तो एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला हुआ इलेक्शन में तो हम भारत से मदद लेंगे। ये जी ये स्टेटमेंट आई है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उन्होंने सच बोल दिया और यही इनका पूरा एक तरीकाकार था, एक कार्रवाई थी, एक पूरा एजेंडे के तहत उन्होंने ये सारी चीजें की थी, तो जिसको कश्मीर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और फिर कैंपेन अगर हम इनकी देखें उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं हुई। जो कि बात जरूरी है वो ये है कि भाई इनकी हुकूमत थी पीछे कश्मीर के अंदर, इन्होंने अपनी किसी भी जलसे में ये नहीं बताया कि इनकी कैसी कारकर्दगी थी, इन्होंने क्या किया कश्मीर की आवाम के लिए अपने दौरे हुकूमत में। क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं तो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ वो आए नहीं। तो ये बात भी जब हम रहे थे तो हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने इस बात को भी काफी ज्यादा इस पे भी बात की कि PMLN की हुकूमत जो थी कश्मीर में उसकी कारकर्दगी सिफर थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में मुस्तरद करने लगे। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में बात की थी रेफरेंडम की, आपको लगता है कि ये जो इंतखाबी रैलियां निकाली जाती हैं, इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है, ये बयान उस हद तक का है या वाकई में आपका ऐसा इरादा है करने का? असल में हमने आज से तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले एक जलसा किया था कश्मीर के अंदर और वहां पर भी इमरान खान साहब ने और हमारा वहां पे कैंपेन में एक स्लोगन भी था कि कश्मीर के फैसले कश्मीरियों ने करने और कश्मीरियों को ही अख्तियार होना चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। तो ये कोई एक जलसे के अंदर ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल एक उन्होंने बात की है, ये उन्होंने जो बात की है वो है और वो चाहते भी है कि ऐसा ही हो और ऐसा ही होना चाहिए कि कश्मीरी जो है अपना फैसला खुद करे रेफरेंडम के जरिए। और यहाँ पर एक और चीज अहम है जो हम सब पाकिस्तानियों को, हम मीडिया वालों को, हमें पॉलिटिशियंस को, सबको एक चीज जो है इस इलेक्शन में पॉलिटिकल लड़ाई है। चले जी इलेक्शन हो गया, अब रिजल्ट आ रहे हैं, अब जिस पार्टी को भी अवाम ने मुंतखब किया वो आगे आ जाएगी। लेकिन अब अगर हम बात करें अब कंपैरिजन की तो ये दुनिया को दिखाना जरूरी है कि एक तरफ ये कश्मीर है, आजाद कश्मीर, जहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का जमहूरी अमल जो है वो मुकम्मल हुआ, जिस अंदाज में लोग आए वोट दिए और जो अंदाज था। एक दूसरा कश्मीर जो कि मकबूजा कश्मीर है उसकी जो सूरत हाल है, तो ये वाज़ेह फर्क दुनिया के सामने रखना भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी गवर्नमेंट की भी और पॉलिटिशियंस की भी, सबकी। बिल्कुल, लेकिन ये हम माजी में भी करते हैं और दुनिया को पता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन वो जाहिर सी बात है अब ज़्यादातर मामला मईशत के हवाले से देखे जाते हैं, तरक्की के हवाले से देखे जाते हैं। तो खैर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि नुमाइंदों को वोट नहीं दिया। तनवीर इलियास साहब के बारे में अभी थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर ऐसा क्या है। सर आप लोग जब भी इंतखाबी मुहिम चलाते थे 2018 से पहले, आप तो कहते थे कि हम स्टेटस को तोड़ने के लिए आए, हम नए लोगों को सामने लेकर आए। तो सर ये तनवीर इलियास साहब का क्या पॉलिटिकल कैरियर है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वोट इमरान खान को पड़ा है, किसी को ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल कैरियर था किसी का या कोई पॉलिटिकली पहले से किसी को कोई था उनका। ये तो सारी वोट इमरान खान साहब को पड़ी है। सर आप लोग जो कहते हैं ना फिर वो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की, लेकिन इनका क्या पॉलिटिकल कैरियर है? ये तो एक किसी चीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा इन्होंने कोई जिद्दोजहद नहीं की और ये आके सिर्फ इसलिए बैठ गए क्योंकि ये इनके एक कबाब जरदारी है और एक कबाब नवाज शरीफ है, इसलिए। तो सर आपको नहीं लगता कि तनवीर इलियास और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए अगर ऐसी बात होती तो अवाम उनको मुस्तरद कर देते
अगर वो अपने इलाके में अवाम उनको वोट दे रहे हैं और उनको उनका इंतखाब कर रहे हैं इमरान खान के नजरिए के ऊपर, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब जहां हम दूसरी तरफ अगर दोहराएं तो आपको तो पता है, आप खुद एक अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, ओवर द इयर्स आप चीजें देखते आए हुए हैं, वहां तो 100% मौरूसियत है और मौरूसी सियासत है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप ये देखें, नए लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, इस पे भी आप 39 जो हमारी यहाँ पे हल्के हैं, अच्छा, आपको काफी अच्छा इंतजाज मिलता है। चलिए सर, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, नून लीग का भी वर्जन ले लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, क्या देख रहे हैं आप, आपकी जो जमात है कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अभी हमें तो ये लग रहा है कि हमारे लीड बेशतर सीट्स के ऊपर है और हम मेजॉरिटी हुकूमत जो है वो बना पाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी बहुत प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो महाजरीन की सीट्स पे आए हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े वोट होते हैं, और जो असल वोट्स हैं वहाँ पे अभी किसी जगह के ऊपर 10%, 15%, 18% इस तरह वोटिंग हुई है। मेरे ख्याल में एक आध घंटे में पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो पैटर्न हमारे सामने आ रहा है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके तरह बड़ी अच्छी है। जो एक चीज थोड़ी सी परेशानी का बायस बन रही है वो ये कि पिछले 1-1.5 घंटे से रिजल्ट आने की रफ्तार जो है वो रुक गई है। 4 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ये इतला आई है कि तकरीबन एक जगह से 45 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं रिलीज किया गया, एक जगह पे तकरीबन 2 घंटे से कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये ज्यादातर अच्छा पेश खैमा नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम है, अगर रिजल्ट की ट्रांसमिशन रुक जाए तो वो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में अच्छा पेश खैमा नहीं समझा जाता। तो मुझे उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी अभी तक पोलिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको इसरार भी करे तो आप बैठे रहें, लेकिन इस वक्त इलेक्शन, इसके बावजूद के तमाम लोग मौजूद हैं, अमला मौजूद है, क्यों रिजल्ट कंपाइल करके नहीं दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइएगा सर, कैलकुलेशन आपने कुछ की होंगी ना कि आप कितनी सीटें निकाल पाएंगे टोटल 45 में से? जी, मेरे पास कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीट्स के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी, मैं अभी कश्मीर में ही AJK में मौजूद हूँ, और यहाँ पे जितना भी इलेक्शन की टीम मौजूद थी, सबका ये ख्याल था कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे PMLN सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, आज एक जो इस्माइल गुज्जर साहब ने बयान दिया, आपकी नजरों से गुजरा होगा सर, आप समझते हैं मुनासिब बयान है, ये कहना चाहिए था? आपकी आवाज कट रही, जरा दोबारा कह दीजिए। मलिक साहब, गुज्जर साहब का जो बयान, अभी जाहिर सी बात है तमाम टीवी चैनल चला रहे हैं, आप समझते हैं उनको ये बयान देना चाहिए था? गैर मुनासिब बयान है ये? आप किन की बात कर रहे हैं? जो बयान इस्माइल साहब ने, गुज्जर साहब ने दिया, उनका बात या कोई और बयान? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? सर, उन्होंने कहा है कि अगर हमें ज्यादा दीवार से लगाया गया तो हम भारत की तरफ देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गालिबन फरते जज़्बात में ये बात की है, मुझे यकीन है। अच्छा, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अमीर साहब, आप कर सकते हैं सवाल सर। जी, सेनेटर साहब, आप इसी कैंपेन के दौरान आपसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, और जब आप कश्मीर में कैंपेन के सिलसिले में थे मरियम साहबा के साथ, तो आप बहुत होपफुल थे कि बड़ा क्राउड पुलिंग करैक्टर मरियम साहबा का उभर के सामने आया और बड़े कामयाब आपके जलसे हुए। तो अगर हम जलसों में लोगों की का जो टर्न आउट है वो देखें, वो तो बहुत अच्छा रहा। अगर जो वोट का टर्न आउट है आपके हक में, अगर वो अच्छा नहीं निकलता, तो क्या आप इससे यही अखज़ करेंगे कि धांधली हुई है, या आप समझते हैं कि ठीक है, आप लोग जलसे में आए हैं लेकिन वोट नहीं दिए उन्होंने? हम ये तो मैं सोच रहा था कि अगली मरतबा अगर आपसे मुलाकात होगी, अगर कोई ऐसी चीज हुई, तो आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर एक जगह पे जो विनिंग वोट्स हैं वो 30 या 35 हजार होते हैं, और वहाँ पे एक छोटे से गांव में एक जलसे में अगर 18,000 या 19,000 लोग आते हैं, बिलखसूस खवातीन आती हैं 3-4 हजार के करीब,
और आप क्योंकि वहाँ पे कैमरे मौजूद थे तो आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पे कोई बसेस नहीं थी। अगर आप जलसागाह से बाहर निकले तो 40-50 गाड़ी। इसका मतलब है कि लोग खुद एफर्ट करके पहाड़ों से उतर के 8 घंटे या 1 घंटे की मुसाफत तय करके जलसागाह में पहुंचते थे। तो फिर सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट उठेगा कि ये कौन लोग थे दीवाने? क्या ये पीटीआई के सपोर्टर्स थे जिन्होंने सोचा कि चलें पीएमएलएन के जलसे को चल के आबाद करते हैं? क्या पीपल्स पार्टी के लोग थे? ये कौन लोग थे जो मेहनत करके इतना तरद्दुद करके पहुंच गए जलसागाह में? लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि 1 घंटा चल के जलसे में तो चले गए हैं, लेकिन 3 मिनट दूर जो पोलिंग स्टेशन है वहां नहीं जाते। ये सवाल तो उठेगा। इसका मैं आप पे छोड़ दूंगा। अच्छा सर, कहते ये भी हैं कि जलसे तो खैर बिलावल साहब ने भी जो किए उनमें से कुछ जलसे बड़े अच्छे हुए मुसद्दिक साहब, और पीटीआई के जलसे भी मुनासिब रहे हैं। तो ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती जैसे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में है, तो जलसों में तो लोग शायद उस एक्साइटमेंट की वजह से भी बहुत आते होंगे ना, चूँकि बहुत कम मौका मिलता है उनको पॉलिटिकली अपने आप को वेंटिलेट करने के लिए। जी, हमारे यहाँ वो स्टेटिस्टिक्स में कहते हैं ऑल थिंग्स इक्वल। तो अगर आप मान लें, अगर मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात। अगर मैं मान लूँ आपकी बात, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने कैमरे जो हैं उनकी नज़र से देखिए कि अगर लोग एक्साइटमेंट में आते हैं तो एक्साइटमेंट में लोग पीएमएलएन के जलसे जो हैं उसमें दुगने से ज्यादा लोग क्यों? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। एक्साइटमेंट में तो बराबर बराबर लोग जाने चाहिए कि हर तरफ बराबर बराबर जलसे हुए और आखिर में एक पार्टी जीत गई। अगर एक्साइटमेंट हर तरफ एक ही तरह की थी तो फिर पीएमएलएन के जलसे में 2 तादाद, दूसरी खवातीन की तादाद, और तीसरी वो जोश और जज्बा जो आपने देखा कि वो किस तरह 15-15 मिनट कोई बोल नहीं सकता था जब आप स्टेज पे आते थे, बिलखुसूस जब मरियम नवाज साहिबा आती थी तो 10 से 15 मिनट जलसा गाह में इतना शोर होता था सिर्फ इस्तकबाल में कि एक हर्फ कोई नहीं कह सकता था। तो ये जज्बा, ये तादाद, ये तो बराबर बराबर होनी चाहिए थी। और आप कैमरे की आंख से खुद भी देख सकते हैं, जैसे भी अहले कलम है, अहले दानिश है, वहां पे सब लोग घूम रहे थे, तमाम सहाफी मौजूद थे, उनसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर देखिए, या अगर आपके अपने सहाफी भाई ये आपको बताएं या बहनें ये बताएं कि जलसे भी बड़े थे और जोश भी ज्यादा था, तो सवाल तो उठता है ना कि फिर ये एक्साइटमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं? अगर आप कामयाबी हासिल तो अगर कोई काया पलट जाती है यानी आपके खिलाफ और पीटीआई के हक में, तो ये 3 जो फेजेस हैं, प्री पोल, पोल एंड पोस्ट, तो यहाँ किस जगह पे आपको लगता है कि डंडी मारी गई होगी? कि मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोपहर में, मैं क्योंकि इस वक्त तो गाड़ी में हूँ, अगर आप चाहें तो मैं लाइट जला के, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, दोबारा आपके सामने पेश कर देता हूँ। सर, ये जो बयान दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, अमीर अब्बास साहब, ये जर्मनी जापान वाला बयान था या ये वाकई में हकीकत हो सकता है? आप क्या समझते हैं ये? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। आप रेफरेंडम के जी रेफरेंडम की बात करो। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो ये नाजुक मसला है और कश्मीर का इलेक्शन है, तो उसमें इमरान खान साहब अगर इसको नहीं उठाते तो सर, मुझे बहुत माजरत के साथ आपको रोकना पड़ा क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझ रहे हैं आप, आज जो टर्नआउट देखने में आया, जो सूरत हाल रही, आप मुतमईन है सारी चीजों से? देखें, ओवरऑल जो टर्नआउट रहा वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन आज जो कश्मीर जहाँ पर एक पुरअमन इलेक्शन माजी में होते रहे हैं, आज वहाँ पर जिस किस्म की लड़ाइयाँ, जिस किस्म की अंग्रेजी फायरिंग, ये चीजें होती रही, ये माजी में कश्मीर में नहीं हुआ। बिल्कुल दुरुस्त। और ये हमारे पीटीआई के हुकूमत का एक तोहफा, वो वहाँ पर इंतशार फैलाना चाहते थे, जो कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर इंतशार हो। माजी में इलेक्शन हुए हैं, कभी भी इस किस्म के इंतशार नहीं हुआ। जिस तरह आज देखें कि जो जिस पार्टी के भी हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, लेकिन वो पार्टी के कारकुन जो हैं वो हर पार्टी का एक सरमाया होते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ जो वहाँ पर जिस किस्म के वहाँ पर जो है वो कारकुन वहाँ पर जो है वो वहाँ पर मरे हैं या जख्मी हुए हैं, या फिर ये फायरिंग देखें, ये या फिर जो छोटी मोटी इलेक्शनों में हाथापाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन जिस किस्म के आज
पोलिंग बूथ पर अटैक किए गए, पोलिंग बूथ उखाड़े गए, ये माजी में कश्मीर में नहीं हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस किस्म की जो है वो पीटीआई का वतीरा है, जिस किस्म की उन्होंने 22 साल तरबिया गरोज के अलावा और लड़ाई के अलावा कोई चीज़, आप देखें माजी में, अभी आप देखें जब इलेक्शन से पहले जिस किस्म का वहाँ पर कश्मीरियों का ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, वहाँ पर फिर इलेक्शन कमीशन कहते हैं वफाकी वजीर कश्मीर से कि आप कश्मीर छोड़ दें, और वज़ीर आज़म साहब उनको बगल में वहाँ की फिर रहे होते हैं, आगे निकाल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब की उसके साथ सपोर्ट है कि आप इस किस्म का काम करें। और इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तो तमाचा आ गया, क्योंकि एक वजीर को आप कहते हैं आप कश्मीर से निकल जाएं और वो निकले भी नहीं, और फिर आपने कहा कि हम उन 4-5 कैंडिडेटों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो भी आप नहीं कर सके। तो इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रहेगी? और आप कहते हैं कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। इदारों का एहतराम ये चीज़ होती है जो आपने किया है। तो ये चीज़ें जो है, आप देखें आज आप मुझे बताएं कि डिप्टी स्पीकर की और स्पीकर की पोजीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। आज कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा दंदनाते पुलिस स्टेशन में घूम रहे हैं। बताएं कि जहाँ पर जो 14 ग्रेड का और 12 ग्रेड का अफसर जो हेल्थ का होगा या एजुकेशन का होगा, वो कैसे उनके मतलब है कि मुकाबला वो कर सकते, कैसे वो कैसे बाहर निकले? उनको पता है कि आज इलेक्शन गुजर जाएंगे, कल उनका पाकिस्तान में तो हुकूमत है, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे? तो मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ स्टैंड करती है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है जिस किस्म का वो रही है, किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का, बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन सेल बनाया था, हमने जो है 37 कंप्लेंट्स जो ऑफिशियली हमने विद प्रूफ इलेक्शन कमीशन को भेजी। अभी तक जब मैं आपसे बात करूं उस पर कोई एक्शन, एक कंप्लेंट भी नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है मतलब है कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया कश्मीर को देख रही। कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और वो आज पूरी दुनिया की यहाँ पे नजर है। हम मकबूजा कश्मीर पे तो कहते हैं कि यहाँ पर जुल्म होता है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो आज जो कश्मीर में हुआ है तो मकबूजा कश्मीर के भी रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तोड़ दिए। अच्छा, चलें, ये तमाम बातें अपनी जगह पे, जो कि आप सारे दिन के मामला आप देख रहे थे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें निकाल लेगी? बिल्कुल, हमने हर उसमें पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म के भी इलेक्शन हुआ, चाहे माजी में अगर आप देखें आरटीएस का स्विच ऑफ कर दिया गया था, यहाँ पर जो है अंपायर्स ने और सेलेक्टर्स ने जिस किस्म का इलेक्शन पाकिस्तान में किया, हमने मुकाबला किया। हम कश्मीर में मुकाबला कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी ना हो। अवाम को फैसला करने दे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट करती है, वो पीटीआई को वोट करती है, वो मुस्लिम कांफ्रेंस को करती है, वो पीएमएलएन को करती है। अवाम आप जो है वो मतलब है कि अपने शिंदी के जोर पे, आप हुकूमत के जोर पे जो है, आप अपने जो है इदारों के जोर पे जो है वो इलेक्शन नहीं छीन सकते। आप अगर छीनेंगे तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लिए बहुत अफसोसनाक बात होगी। कश्मीरी जो है बड़े सेंसिटिव लोग हैं, अगर मैंडेट उनका चोरी हुआ तो ये कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा मैं तारीख को बना देख रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है मैंडेट चोरी ना हो, जिस पार्टी का आप समझ रहे हैं उस पार्टी को वोट देना चाह रहे हो। देखें, आज सारा दिन आप भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। मैं भी सारा दिन फोन बीपर्स पे मुख्तलिफ चैनल्स पे था और पार्टी के अपने पार्टी के दोस्तों के साथ, वर्करों के साथ, लीडरों के साथ राब्ते में था। आज पूरे दिन आपने जो टीवी पे दिखाया वो कभी भी माजी में कश्मीर में ऐसे नहीं हुआ। आप भी ये मानेंगे और सारी दुनिया मानी, कश्मीर में इस किस्म का इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ जिस किस्म का इलेक्शन इस दफा हुआ। जिस तरह इंतशार फैलाया गया, जिस तरह लड़ाई होगी, जिस तरह फायरिंग हुई, जिस तरह लोग ऐसे, माजी में कोई रिकॉर्ड नहीं है कश्मीर के इलेक्शन का जो इस किस्म का इलेक्शन हुआ। सही। अच्छा अमीर साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी कुंडी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जब 2016 में इलेक्शन हुआ और राजा फारूक हैदर प्राइम मिनिस्टर बने, नून लीग जीत गई, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और अभी आप दोनों मिलकर पीटीआई पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये पर वजह क्या है कि धांधली का इल्ज़ाम भी लगता है अपोजिशन की जमातों की तरफ से और जीती भी वही पार्टी है जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है? देखें, आप ऐसी चीजें करें जिसके आप इल्जाम ना हो। हम सिर्फ पीटीआई पे इल्जाम नहीं लगा रहे, वहाँ पर सिटिंग गवर्नमेंट जो पीएमएलएन की है, वहाँ पर जो लोकल इंतजामिया है वो बहुत जो है वो ज्यादा जो है वो फारूक हैदर साहब के कंट्रोल में, वो पीएमएलएन की कंट्रोल में। हम ये नहीं कह रहे कि पीएमएलएन जो है वो इससे जो है वो बड़ी उल्जमा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे उनके वज़रा हैं। क्योंकि कश्मीर में ये इशू है कि कश्मीर में जब तक नई हुकूमत नहीं आती, वो पुरानी जो हुकूमत है वो चल रही होती है। तो हम तो दोनों हमारे ऊपर जो है हम तो दोनों पे इस्लामाबाद से जिस किस्म का वो, आप मुझे पता है मैंने जो पॉइंट आउट किया, क्या पुलिस स्टेशन की विजिट कर सकते हैं? आपको क्या काम है कश्मीर में जाने का? वफाकी वज़रा का पोलिंग बूथ के अंदर दंदनाते फिरने का क्या काम है? ये तो सब दुनिया ने देख रही है। तो आप कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तो बिल्कुल सामने है। जब आपके वफाकी वजीर, जब आपके डिप्टी स्पीकर
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं और वो पोलिंग स्टेशन में जाके दंदनाते फिर रहे हैं, ये तो सबके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं, कि क्या करने गए थे। तो इसीलिए गए थे ना कि वो वहाँ पर जो है वो छोड़ रहे थे, आपके पोलिंग एजेंट बैठे हुए सब बैठे हैं, कोई अगर कंप्लेंट होती तो वहाँ पर लोकल लीडरशिप बैठती है, वो उसका ख्याल करती। तो पाकिस्तान से इस किस्म के वफाकी वज़रा और स्पीकरों को भेजना, तो ये तो खुलेआम धांधली सबके सामने है क्या हो रही है। अच्छा कुंडी साहब, इस पे ज़रा काइंडली एक वजाहत कीजिएगा, मेरी भी रानुमाई फरमाएं कि अगर कोई वफाकी वजीर इस्लामाबाद से उठकर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कैंपेन के सिलसिले में जाए तो इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का है उसके कानून के तहत ये गलत है या इसमें कोई हर्ज नहीं? देखें, आज इलेक्शन कमीशन सब कुछ देख रहा था, माजी में भी इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ देखा और उन्होंने कहा कि मैंने वफाकी वजीर जो कश्मीर अफेयर्स का है उसको मैंने कहा है कि आप कश्मीर बदर हो जाएं, और वही वफाकी वजीर वहां पर जलसे कर रहा था। तो कहाँ पर गई इलेक्शन कमीशन की रिट, उन्होंने क्या लिया, फिर उन्होंने कहा जिन हल्कों में उन्होंने जलसे किए हैं मैं उन 4-5 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। फिर कहाँ पर गया उनकी डिस्क्वालीफिकेशन? तो इलेक्शन कमीशन की रिट तो आपको और मेरे सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन की तो हैसियत एक चपरासी से भी बदतर थी। वो तो और जब इवेंट्स हुए यहाँ पे तो वो तो मजाक उड़ा रहे, मुझे तो पता नहीं है, और मतलब है कि वो बड़ा हंसी से मतलब चीजें मतलब टाल रहा था कि जैसे कुछ पता नहीं कि कश्मीर मतलब है कि उस इलेक्शन में क्या हो रहा है। आपको और मुझे पता था कि आप कराची में बैठे हैं और मैं कहीं और बैठा हूँ और वो कश्मीर में इलेक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि कश्मीर में क्या हो रहा है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। आप सर मुझे अब उमर हयात की तरफ जाना है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि नताइज का सिलसिला भी हमारे पास आ रहा है। LA 14, 15 और 16 बाग के जो सूरत हाल जानते हैं इस वक्त उमर हयात इस वक्त में ज्वाइन करें। उमर बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर, नताइज की आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है? बिल्कुल जी, इस वक्त जो नताइज स्पीड से आ रहे हैं वो LA 14 गरबी बाग के हैं, जहां से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान जो है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन हम अपने सुनने वालों को पहले हल्का LA 15 बस्ती बाग का जो है वो नतीजा बताएंगे कि जो 70 पोलिंग स्टेशन में हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 9400 से ज़ायद वोट लेकर जो है वो आगे हैं, और इसके साथ साथ 6547 वोट लेकर जो है वो उम्मीदवार जो है पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर वो दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन जो है वो 3756 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुश्ताक मिनहाज जो है वो 2593 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। और इसके साथ साथ जो है वो जो शर्की बाग है, अगर उसके हवाले से हम अपने सुनने वालों को बताएं तो LA 16 जो शर्की बाग का हल्का है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो सरदार कमरुज़्ज़मान है वो पहले नंबर पर हैं 2280 वोट लेकर। ये 167 पोलिंग स्टेशन में से 18 पोलिंग स्टेशन का जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है, और इसमें PTI के जो सरदार बीर अकबर हैं वो 1939 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के एजाज खटाना जो है वो 299 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जावेद अब्बासी 233 वोट ले सके हैं। और इसके साथ साथ जो गरबी बाग है LA 14 उसके कुल 214 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से अब तक 102 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान जो है वो 16,863 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर लतीफ़ खलीक जो है वो 8199 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ LA 17 हवेली कहूटा का रिजल्ट जो है वो भी हम अपने सुनने वालों को बताते चलें कि यहाँ पर 50 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अब तक आया है, और इस 50 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर 10,460 वोट लेकर आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज़ जो हैं वो 6,685 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2,928 वोट लेकर यहाँ पर तीसरे नंबर पर मौजूद है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स बाग में, जहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ़ इलाकों के जो जहाँ जिन पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और वो रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर कंपाइल हो रहे हैं। जी, तो अभी तक कोई कंपाइल रिज़ल्ट सामने नहीं आया है?
जी अभी तक तमाम पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं यानी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अभी तक नहीं आए, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। रिजल्ट्स जो आने का सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं अपने बैक साइड पे जो गेट है, गेट पर जो है वो वोटों के थैले जो है वो वसूल किए जा रहे हैं और जो काउंट किए गए और उनके साथ साथ जो लेटर है वो भी साथ ही दिया जा रहा है। जी अच्छा, आप बाग को पूरा कवर कर रहे हैं, फिर मैं ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। अभी मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्या ऐसी इतलात मिल रही है कि जो नताइज आमद का जो सिलसिला है उसमें गैप आ रहा है और गैर जरूरी गैप आ रहा है, ऐसा है? ये दोबारा सवाल कीजिएगा। नताइज की आमद का जो सिलसिला है क्या उसमें वक्फा आ रहा है ज्यादा? देखें, जो नताइज की आमद का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो है वो इस वक्त किसी भी किस्म का तातुल जो है वो उसमें ताख़ीर जो है वो सामने नहीं आ रही बाग के हवाले से, और बाग में जो है वो नताइज का सिलसिला चलें बाग में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, आपसे सारी सूरत कर रहे थे आप और मजीद भी आपसे डिटेल लेते रहेंगे। सर नज़ीर साहब ये बताइएगा, खैर कमिंग बैक टू द ट्रांसमिशन, ये जो इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे, मैं काफ़ी हद तक इससे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर कह रहे थे किसी को कि आप हल्का छोड़ दें और नहीं छोड़ना, एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको लगता है ऐसा नहीं है? मैं तो इसका जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल एक बहुत अहम सवाल पर आपने अमीर अब्बास साहब की बात को लिया था। पहले वो कंटिन्यू कर दें। अमीर साहब कंटिन्यू करें, अभी हमारे पास कोई भी नहीं तो आप कंटिन्यू करें अभी। जी वो कुंडी साहब से सवाल और जवाब चल रहा था, तो क्योंकि फिर आप चले गए। नहीं सर, आप आए, वो जो रेफरेंडम वाली बात थी ना उस पर आए पहले। रेफरेंडम, हाँ जी, देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो ये हसास मामला था, और चूंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर ख़ास तौर पर भारत की नज़र है, प्रोपेगेंडा टूल्स वो इस्तेमाल करता है, वो चाहता है कि उसको कोई ना कोई ऐसा झोल नज़र आ जाए हमारे यहाँ जिसको लेकर वो एक्सप्लॉइट करे। और यकीनी तौर पे जैसे आज ये इस्माइल गुजर साहब की स्टेटमेंट है, आप देखेंगे कि इसको भारत और उसका मीडिया एक्सप्लॉइट करेगा, तो जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उसको भी वो एक्सप्लॉइट करेगा। तो एक तो उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए था, लेकिन मैं उनको शक का फ़ायदा देता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि जो वो कहना चाहते थे वो शायद वही बात कहना चाहते थे जो पहले आपने लगारी साहब के सामने सवाल की सूरत में रखी, कि पाकिस्तान अपने कश्मीरियों के साथ जिस तरह डील करता है, या पाकिस्तान ने कश्मीरियों को जिस किस्म का माहौल दे रखा है, जिस किस्म की जमहूरी रिवायात उनको दे रखी हैं और उनको हक दे रखा है, उनको इंसानी हुकूक दे रखे हैं, तो पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि अगर आज हम करवाएं रेफरेंडम तो कश्मीरी पाकिस्तान के हक में वोट देंगे। तो शायद वो ये कहना चाहते थे कि मोदी भी तो ये जुर्रत करके दिखाए कि वो मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम करवाए। लेकिन ये बात जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कही उसकी उन्होंने वजाहत उस तरह से नहीं की। बहरहाल जैसे लगारी साहब ने पहले फरमाया कि यूनाइटेड नेशंस की मुदाखलत के बगैर कोई भी मुल्क, कश्मीर मकबूजा कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली, किसी किस्म की कोई आइनी या जो इसके स्टेटस के हवाले से रद्दोबदल है वो नहीं कर सकता। तो लिहाजा चूँकि कर नहीं सकता तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए नहीं कि वो ऐसी कोई बात करें या उसको दोहराएं। नज़ीर साहब जी, मैं असल बात ही यही थी जिस पर मैं बात करना चाह रहा था कि एक ऐसी स्टेट जिसका पाकिस्तान से इतना ही ताल्लुक़ है, वैसे वो हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन कश्मीरियों की एक सोवरेन हैसियत मौजूद है, उनका अपना परचम है, उनका अपना सदर है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका अपनी असम्बली है, उनकी वो सिर्फ एक दो चीज़ों के उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, यानी वहाँ पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के तमाम इलाकों में कड़ी शरीफ से लेकर वादी गुरेज़ और तत्ता पानी और वहाँ उससे आगे तक के इलाकों में जो है वो वहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि इतनी सोवरेनिटी हमने दी है और हम उसके ज़ामिन हैं, और वहाँ उनका अपना अलग आइन है। एक ऐसी जगह पर वहाँ पर अगर हम इस तरह की बातें करके ये तासुर देना चाहते हैं कि जी हम रेफरेंडम करेंगे, लोग कहेंगे कि हमारे साथ आ जाएं, फिर हम आपको देंगे ऑप्शन कि आप। अच्छा, शेख रशीद साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मसले। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या देख रहे हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकाल रही है सर अब?
देखिए 25 सीटें तो मैं उनको कौन से हुकूमत बनाते देख रहा हूँ, ये बातें मैंने कल ही कह दी थी। और पाँच या पाँच छः सीटें पीपल्स पार्टी और नून ले लेगी और 2-3 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ले लेगी, अल्लाह खैर सला। और जो इन्होंने रोना धोना पर डाला हुआ था कि ये कश्मीरी है, कहाँ से ये कश्मीरी है? देखे ना, हसन नवाज वल्द मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद रमजान सिखना जाती उमरा, ये कहाँ से ये कश्मीर के नक्शे में आता है? ये तो ऐसे ही कश्मीर में चकमा देने गए थे और इन्होंने रोना पिटना डालना ही डालना है। इस मुल्क का निज़ाम है। मैं 77 में जब 4 हल्कों से हल्के निशान पे था जी, लेकिन वो धांधली बाइकआउट हो गया। फिर हमें 85 तक इंतजार करना पड़ा, 8 साल इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये इस मुल्क में इन्होंने उद्यम मचाना है और शोर डालना है। धांधली हो गई, फौज दी, FCC, रेंजर्स दी, जितनी सिक्योरिटी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में बेचारे शहीद हो गए लोग नीलम के इलाके में। इस मुल्क की जमहूरियत के दिफा के लिए फौजियों ने गाड़ी उठाई की थी और शहीद हो गए 4-5 लोग। तो ये तो रोना पिटना इसका पता रखेगा ना। कोई मुकाबला हो तो तब है ना। 4 और 5 सीटें या 6 सीटें का क्या मुकाबला होगा? ये 25 और 26 सीटें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीटें PTI की शादी होंगी और सदर भी PTI का होगा और वजीर आजम भी इसी का होगा। अच्छा सर, आज जो कुछ वाकयात देखने को मिले इस माजी में, इस तरह से इलेक्शंस के दौरान कश्मीर में खासतौर पर ऐसे को देखने को नहीं मिले। मारपीट भी हुई है, फिर 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए। छोटा मोटा जोडो कराटे लगा रहता है सर। 2 अफराद चलेगा सर, ऐसा ना करें। हो जाता है कि 4-4, 6-6, 10-10 अफराद, 20-20 अफराद मर जाते हैं इलेक्शन में। जज्बाती जहाँ हो वहाँ हो जाता है। ये कोई अच्छा, आपने सदर जो है आज़ाद कश्मीर का, वो भी आपने कहा है कि PTI से होगा। गोया इसका हम समझें कि ये जो मसूद खान साहब हैं अब ये तैयारी कर लें ऐवान सदर को छोड़ने की। अगर PTI चाहे तो सदर भी उन्हीं का होगा और वज़ीर आज़म भी उन्हीं का होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी ज़्यादा कोशिशें आपने की थी करीब करने की सरदार अतीक को। तो सरदार अतीक साहब को मेरी कोशिश होगी कि उनको हुक्मरानी में हिस्सा मिले। ये कोशिश मेरी जारी है। न मेरा उनको तो बड़े ओहदों में नहीं आप अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में आप स्पीकर का ओहदा, अगर इमरान खान करना चाहे तो अच्छी बात है। मैं तो जनरल कह रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कौन होगा, मैंने किसी का नाम तो नहीं किया। बहरहाल तो ये PTI बनाने जा रही है हुकूमत। और अच्छा अमीर साहब, आप सवाल करना चाहें सर? शेख साहब 23 सीटें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। जी शेख साहब, लीडर ऑफ द हाउस के लिए 23 सीटें चाहिए, तो आप कह रहे हैं 25 सीटें आपको मिल जाएंगी। तो इसका मतलब आप तो सादा अक्सरियत बगैर किसी लाइन काट गए, वो शायद उनकी मेरे ख्याल से आवाज़ मीर साहब की। खैर मीर साहब, ये 25 सीटें निकालने की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये इतना कॉन्फिडेंस सही है? तो मुझे क्लोजअप करना फिर। अब मुझे तो नहीं लगता सलमान इतना आसान है। मैं नहीं समझता कि 25 सीटें, देखें ना इनकी 45 सीटें हैं जो जनरल सीट्स हैं, बाकी 8 रिजर्व सीट्स हैं। तो 45 का जो सिंपल मेजॉरिटी है वो 23 सीटें चाहिए इनको हुकूमत बनाने के लिए। जी। तो ये कह रहे हैं 25 सीटें हम ले लेंगे। इसका मतलब है इनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से किसी के इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं, ये तो फिर सोलो फ्लाइट कर लेंगे। तो जो इतना आसान नहीं लगता। नज़ीर साहब, आपके लास्ट कमेंट्स? जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम सदर भी अपना बनाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि सदर एक अरेंजमेंट के तहत हैं। सदर तो नून लीग की तरफ से भी नहीं आए थे। एक मंझे हुए सफारतकार को रखा गया था आज़ाद कश्मीर का सदर, और उसमें बहुत से इदारे ऑन पेज हुए थे तब इनका तकर्रुर हुआ था। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान शायद इनको तब्दील कर सकें। और वज़ीर आज़म बहरहाल वो अगर उनकी पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तो यकीनन वो अपनी पार्टी से बनाएंगे वज़ीर आज़म। चलें, बहुत शुक्रिया सर। नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास हमारे साथ। इलेक्शन आज हुए हैं और नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा करते हैं। जैसे जैसे नताइज हमें मौसूल होते रहेंगे उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।